सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 46 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, अर्थ और कारण। आज के इस व्याख्यान को हम अच्छी प्रकार से समझने के लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात है उसको रखने का प्रयास है वो करेंगे। सबसे पहले हम इस व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले जिस बिंदु पर हम बात करेंगे वो बिंदु हमारा होगा कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद का संक्षिप्त परिचय। आखिरकार राष्ट्र और राष्ट्रवाद के स्वरूप को और इसकी अवधारणा को अगर हम समझना चाहें तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, प्रथम बिंदु के अंतर्गत हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस शब्द का आखिरकार मतलब क्या है, इस शब्द को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय आखिरकार ये क्या था, इसको हम किस रूप में देख सकते हैं। और तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण आखिरकार क्या थे। और चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, अर्थात भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों का स्वरूप है वो किस प्रकार का हो सकता है, इस पर हम चौथे बिंदु के अंतर्गत विस्तार से बात करेंगे। तो हम आज का हमारा व्याख्यान है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इस व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, अर्थ और कारण पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो हम सबसे पहले राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संक्षिप्त परिचय से अपनी बात प्रारंभ करने जा रहे हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझे बिना हम आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ या भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, इसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों से हमारा परिचय नहीं हो जाए या राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों के बारे में हमारी स्पष्टता है वो विकसित नहीं हो जाए। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद, अर्थात इसका संक्षिप्त परिचय क्या है। वैसे तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद जो शब्द है वो राजनीति विज्ञान विषय का में एक व्यापक कवरेज लिए हुए एक बिंदु है, लेकिन चूंकि हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड है कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय को हम तभी समझ सकते हैं जब राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों के बारे में हमारे दिमाग में जो जानकारी है वो क्लियर हो, या पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट हो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद आखिरकार क्या है। राष्ट्र शब्द को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको आंग्ल भाषा में नेशन शब्द से संबोधित किया जाता है, और नेशन शब्द में जब नेशनलिज्म जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र के प्रति अतिशय निष्ठा, राष्ट्र के प्रति अतिशय समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति एक सर्वोच्चता के स्तर पर जाकर के आत्मीयता का प्रदर्शन करना, या राष्ट्र के निमित्त ही सोचना, अपने व्यक्तिगत हितों को, अपने जातीय हितों को और अपने धार्मिक हितों को उस राष्ट्रीय हितों के लिए बलिदान करना, राष्ट्रीय हितों के लिए समर्पित करना, तो ये एक प्रकार से हम व्यवहारिक तौर पर तो ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद, अर्थात राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण और निष्ठा का भाव है वो राष्ट्रवाद है। तो ये तो हमारी होगी एक बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा कि राष्ट्र को हम आंग्ल भाषा में कहते हैं नेशन और राष्ट्रवाद को हम कहते हैं नेशनलिज्म। अगर मैं कहूँ कि राष्ट्र के प्रति अतिशय निष्ठा का नाम, राष्ट्र के प्रति अतिशय समर्पण का नाम, अतिशय भक्ति भावनाओं का नाम और राष्ट्र के प्रति सब कुछ अपना न्यौछावर करने का भाव का नाम ही राष्ट्रवाद है, तो ये तो होगी जिसे हम सब लोग एक सामान्य तौर पर हम जानते हैं। लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द और इसकी पृष्ठभूमि और इसकी संकल्पना और इसकी अवधारणा जितना हम सामान्य समझते हैं उतना सामान्य आखिरकार है नहीं, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द की ठीक से परिभाषा विद्वानों ने गढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन विश्व के अलग अलग प्रकार के राजनीतिक विचारक रहे हैं। किसी ने भी अपने शब्दों से जब राष्ट्र और राष्ट्रवाद को शब्दों में बांधने का प्रयास किया, शब्दों से उसको सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनका मानक या उनके द्वारा दी गई परिभाषा का कोई भी प्रतिमान है वो राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द की परिभाषा जो संबंधित विद्वान के द्वारा दी गई
वो आज के समय में भी यथार्थ प्रतीत होती है, ऐसा संभव नहीं है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद अपने आप में एक व्यापक आयामों को समेटे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस समय अमूमन ये माना जाता है कि यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ और 16वीं 17वीं शताब्दी से पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, तो इन राष्ट्र राज्यों की स्थापना के पीछे बहुत बड़ा योगदान उस समय राष्ट्रवाद की भावना का था। तो यूरोप में प्रारंभिक तौर पर, और भी मैं ज़्यादा कहूँ तो उस राष्ट्रवाद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो यूरोप में पुनर्जागरण के प्रतिफलन के फलस्वरूप जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं नेशन स्टेट, और नेशन स्टेटों के पीछे जो मूल भावना जो काम कर रही थी वो थी राष्ट्रवाद की भावना। और इसी राष्ट्रवाद की भावना के एक चरम रूप के रूप में हमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और दुनिया के विभिन्न देशों में जमीन की छीना झपटी का दौर है वो देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अगर हम शब्दों में बांधे, और एक सामान्य तौर पर जो आज तक आपको पढ़ाया गया है कि लोग कहते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दौर में एक चरम राष्ट्रवाद की भी अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को खड़ा करने में भी राष्ट्रवाद का योगदान था और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के पतन में भी राष्ट्रवाद का योगदान था। तो आखिरकार हमारे मन में ये जिज्ञासा और ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर में राष्ट्र और राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अगर हम समझें तो सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि कोई भी परिभाषा हो या कोई भी शब्द जो गढ़ा गया है, चाहे वह एकेडमिशियन जगत में हो या चिंतकों के बीच में एक विचार के रूप में हो, प्रत्येक जो भी टर्म्स दिया जाता है या कोई भी शब्दावली गढ़ी जाती है तो उस शब्दावली के दो स्वरूप होते हैं। एक वो होता है जो एक आइडियल पोजीशन पर होता है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच पर आधारित होता है, जिसे हम कहते हैं सैद्धांतिक तौर पर, भले ही व्यवहारिक तौर पर उसका रिफ्लेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक तौर पर उसको शब्दों में इस प्रकार से गढ़ा जाता है किसी शब्द की परिभाषा को कि ये कहा जाता है कि सैद्धांतिक तौर पर तो इसकी परिभाषा ये है। लेकिन जब हम व्यवहार के तौर पर उसको परखते हैं, सैद्धांतिक तौर पर दी गई किसी भी शब्द की परिभाषा को जब व्यवहार के तौर पर हम परख करके देखते हैं, तो व्यवहार के तौर पर जो सिद्धांत और व्यवहार होता है उसमें हमेशा टकराव की स्थिति होती है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा को भी हम इसी संदर्भ में समझने का प्रयास है वो कर रहे हैं। अगर मैं सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रवाद शब्द को अगर मैं परिभाषित करूं तो देखिए कि जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र शब्द, क्योंकि राष्ट्र के प्रति अतिशय निष्ठा का नाम ही राष्ट्रवाद है, ये तो हो गया इसकी साधारणीकरण की परिभाषा। राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन शब्द से बना हुआ है और लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ ही होता है जन्म लेना या पैदा होना। यानी लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है और जब उसके प्रति अतिशय निष्ठा का भाव होता है तो वो राष्ट्रवाद होता है। तो नेशियो शब्द का तात्पर्य होता है कि एक पर्टिकुलर नस्ल के द्वारा पैदा किया गया कोई एक समूह, या कहते हैं कि यह पैदा होना या आविर्भाव होना या एक नस्ल के द्वारा स्थापित की गई एक राजनीतिक व्यवस्था। यह एक भू क्षेत्र में एक पर्टिकुलर नस्ल है, उसमें अपने शासन को अपने द्वारा किए जाने का कोई भान हो या उसके प्रति कोई एक राजनीतिक सद्भाव या मनोवैज्ञानिक सद्भाव की स्थिति स्थापित की जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये राष्ट्र है। और इस राष्ट्र के प्रति वहाँ के जन समुदाय और जो जन समूह वो एक निश्चित भू क्षेत्र में रह रहा है, वो उसके प्रति उसकी अतिशय निष्ठा, अतिशय समर्पण का भाव, ये है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद जो शब्द हैं, अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करने लगे तो इसके हमारा बहुत सारा समय है इसमें जाया हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक सामान्य समझ विकसित करने का दिशा में एक प्रयास है वो कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद शब्द को अगर मैं सैद्धांतिक तौर पर देखूं, राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द को, तो सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि एक राष्ट्र के साथ एक निश्चित भू क्षेत्र है वो होना चाहिए, एक समान संस्कृति होनी चाहिए, एक समान जातीयता के लोग उसमें रहने चाहिए, एक समान धर्म के लोग हैं वो निश्चित भू क्षेत्र में लोगों का निवास होना चाहिए, उनका कोई एक साझा इतिहास होना चाहिए, साझी परंपरा होनी चाहिए और साझी विरासत होनी चाहिए। अर्थात राष्ट्र और राष्ट्रवाद उस सैद्धांतिक तौर पर उस संकल्पना का नाम है जो कि एक जन समूह जो कि एक निश्चित भू क्षेत्र में रहता है, और वो जन समूह कौन सा हो जो निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाला हो, या तो उस समस्त जन समूह की एक समान संस्कृति रही हो, या वो एक ही जाति का हो, एक ही नस्ल के लोग उसमें रह रहे हो,
या एक ही धर्म के लोग उसमें रह रहे हो, या जिसका एक साझा इतिहास रहा हो, या साझी परंपरा रही हो, या साझी विरासत रही हो। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के आज आप जिन्हें राष्ट्र शब्द से संबोधित कर रहे हैं, नेशन शब्द से संबोधित कर रहे हैं, क्या सैद्धांतिक तौर पर जो ये परिभाषा दी गई है, जिसको मैं बार बार उच्चारित कर रहा हूं कि सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्र और राष्ट्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है कि एक निश्चित भू क्षेत्र है, उसकी एक साझा संस्कृति है, उसकी एक समान नस्ल है, एक जाति के लोग रह रहे हैं, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों का वहां पर निवास स्थान है, उसका एक कॉमन हिस्ट्री है, उसकी एक कॉमन ट्रेडिशन है और कॉमन हेरिटेज है, यानी साझा इतिहास, साझा परंपरा, साझा विरासत एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय की है। तो वो जन समुदाय अपना शासन करने की भावना अपने अंदर पाले रखता है कि मेरा शासन इस निश्चित भू क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा ही हम लोगों के माध्यम से हमारा शासन व्यवस्था संचालित हो। तो उस निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय जो उपरोक्त सभी विशेषताओं को शामिल करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में रहने वाले जन समूह की जब उस राष्ट्र के प्रति अतिशय निष्ठा होती है, तो उसे तो हम कहते हैं राष्ट्रवाद। लेकिन अगर हम इस सैद्धांतिक तौर पर देखें, इस व्यवहार सैद्धांतिक तौर पर तो ये परिभाषा दे दी गई है राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की, लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो अलग अलग देश दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग नेशन आज स्थापित हैं, या यूरोप में 17वीं, 18वीं, 19वीं और या मैं कहूँ कि 20वीं सेंचुरी में जो विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र स्थापित हुए, राष्ट्रवाद की भावनाओं के कारण से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अपने चरम पर भी पहुंचा और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पतन भी हुआ। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के जो नेशन आज दिखाई दे रहे हैं और नेशनलिज्म की जो भावना है, क्या उन देशों का मान लेते हैं कि उसका एक निश्चित भू क्षेत्र तो है, लेकिन क्या उसमें रहने वाले जन समुदायों की सभी की एक समान संस्कृति है? अगर हम समान संस्कृति के आधार पर राष्ट्रों का सीमांकन करने लगे, राष्ट्रों को परिभाषित करने लगे, तो मुझे शायद ही दुनिया में कोई एक ऐसा नेशन उभर करके आएगा जो कि समान संस्कृति के कॉन्सेप्ट को पूरा करता हो। इसी प्रकार से अलग अलग नेशंस में अलग अलग जातीय समूह के लोग हैं, वो रहते हैं। तो एक समान जातीयता के लोग भी नेशन में मिलेंगे, ऐसा भी आज संभव नहीं है। अलग अलग नेशंस में अलग अलग धर्मों के लोग भी एक सद्भाव के साथ आपस में रह रहे हैं। और बहुत सारे देशों ने अपने संविधान को धर्मनिरपेक्ष भी घोषित किया, हालांकि कुछ देशों का संविधान है वो धार्मिकता पर भी आधारित है। इसी प्रकार से सभी लोगों का एक साझा इतिहास होगा। इसको भी हम राष्ट्र और राष्ट्रवादी की परिभाषा पर यह भी सटीक नहीं बैठता। साझा परंपरा और विरासत का कुछ दावा किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग नेशंस में कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं जिनकी अपनी एक विशेष ट्रेडिशन है, जिनकी अपनी एक विशेष हेरिटेज कल्चर विकसित हुई है। तो हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर सैद्धांतिक तौर पर हम राष्ट्र और राष्ट्रवादी की परिभाषा को गढ़ने लगे, तो शायद ही दुनिया के नक्शे पर कोई नेशन और नेशनलिज्म जैसी भावना आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी नेशन और नेशनलिज्म ने न केवल भारतीय इतिहास को अपितु विश्व इतिहास को भी दशा और दिशा निर्धारित की है। और वर्तमान भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो या विश्व राजनीतिक व्यवस्था हो, राष्ट्र और राष्ट्रवादी की संकल्पना से काफी हद तक वो संचालित है और देशभक्ति की भावना भी राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्यवहारिक तौर पर आखिरकार क्या राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना और इसकी भावना मौजूद है। व्यवहारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर बहुत सारे नेशंस हैं। भारत भी एक नेशंस है, अमेरिका भी एक नेशंस है, कनाडा भी एक नेशंस है। लेकिन भारत में भी अलग अलग जातीय समूह के लोग रहते हैं। इन जातीय समूह की अपनी अपनी एक अलग परंपराएं, अपनी एक अलग संस्कृति है। ये एक निश्चित भू क्षेत्र को बांट करके हम ये कह सकते हैं कि ये नेशन है, लेकिन उसमें रहने वाले जन समुदाय की एक समान संस्कृति होगी, वो एक ही नस्ल के होंगे, एक ही धर्म को मानने वाले होंगे, उनकी एक कॉमन हिस्ट्री होगी या कॉमन ट्रेडिशन होगी या कॉमन हेरिटेज होगी। अगर हम इन बातों के आधार पर व्यवहारिक तौर पर अगर तोल करके देखें, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की ये संकल्पना सिर्फ एक मानसिक संकल्पना बन करके रह जाती है। तो व्यवहारिक तौर पर हम देखें कैसे, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर तो बहुत सारे राष्ट्र और हम भी भारत राष्ट्र के निवासी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। और राष्ट्रवाद की भावना प्रत्येक भारतवासी में है, क्योंकि राष्ट्रवाद की ही भावना देशभक्ति के रूप में प्रस्फुटित होती है। तो मैं आपके सामने जो ये निःशुल्क पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों को, मुझे लगता है कि अच्छी अप्रोच विकसित होनी चाहिए।
तो मेरा एक प्रयास है एक शिक्षक के नाते, तो मैं भी एक देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हूं। लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रवाद व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक मानसिक संकल्पना है, और जो इसमें निवास करने वाला समुदाय वो कल्पित समुदाय है, और वो एक प्रकार से मैं कहूं कि साइकोलॉजिकल एक फ्रेटर्निटी के आधार पर, मनोवैज्ञानिक भाईचारे की भावना के आधार पर स्वयं को एक निश्चित भू क्षेत्र में, चूंकि वो रह रहा है एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने के आधार पर, वो आपस में एक दूसरे का कुछ बिंदुओं पर जुड़ाव महसूस करते हैं। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना वो है जो एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय ने अपने साइकोलॉजिकल फ्रेटर्निटी का भाव जिसने पैदा कर लिया है। तो हम ये कहें कि सैद्धांतिक तौर पर अगर राष्ट्र और राष्ट्रवाद को परख करके देखें तो हम शायद सैद्धांतिक तौर पर इन मानकों पर खरा नहीं उतरे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर फिर भी राष्ट्र अस्तित्व में है। तो राष्ट्र को हम कह सकते हैं कि ये कल्पित समुदाय के द्वारा निर्मित की गई एक अवधारणा है, और बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो फिजिकली रूप में दिखाई नहीं देती, उनका एक प्रकार से साइकोलॉजिकल फ्रेटर्निटी यानी मनोवैज्ञानिक एक भाईचारे की भावना के आधार पर एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय ने कुछ बिंदुओं के आधार पर अपनी आत्मीयता और अपने सामाजिक सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए अपने को एक निश्चित राष्ट्रीय इकाई के रूप में ढाल लिया है। तो व्यवहारिक तौर पर अगर हम एक राष्ट्र को देखें तो सैद्धांतिक तौर पर तो ये अपने मानकों पर खरी नहीं उतरती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये अपने आप में कल्पित समुदाय है जिसने मनोवैज्ञानिक भाईचारे की भावना के आधार पर ये लोगों से आपस में जुड़ी हुई है, लोगों से आपस में संलग्न है। तो इस संदर्भ में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद को देख सकते हैं। और कई बार कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक जो भाईचारे की भावना है उन्होंने ज्यादातर राष्ट्रों की दशा दिशा को निर्धारित करने का कार्य किया है। इस राष्ट्रवाद के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव भी आए हैं। राष्ट्रवाद का जो सबसे सकारात्मक प्रभाव ये आया है कि इसने एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में मैं ये कहूं कि उनमें आत्मीयता, उनमें सद्भाव और भाईचारे की और एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होने की एक प्रेरणा है, एक संकल्प है, वो पैदा किया है। और ये राष्ट्रवादी था जिसने इटली और जर्मनी जैसे अलग अलग जो बहुत सारी राजनीतिक इकाइयों में बटे हुए देश को एक देश की शक्ल में डाला, एक नेशन की शक्ल में डाला। इटली में राष्ट्रवादी की भावना पैदा हुई, जर्मनी में राष्ट्रवादी की भावना पैदा हुई, उसके कारण से इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। और अगर हम इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें, राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभावों की बात करें, तो राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभावों के आधार पर राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया, और राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभावों के चलते हुए दुनिया के दूर दराज के इलाकों को यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने दुनिया के दूर दराज के इलाकों का अपने हितों के लिए उनके आर्थिक संसाधनों का दोहन किया। तो उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों को पिछड़े बनाए रखा, गरीबी के दलदल में झोंका, गुलामों का व्यापार हुआ। तो ये राष्ट्रवाद के नकारात्मक परिणाम थे, क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर जब चरम पे था तो वो हम कहें कि वो विकृत राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था, और विकृत राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव है, जो हर हालत में ये चाहता है कि दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व, दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करता है अपने राष्ट्र के एक तथाकथित आत्मसंतुष्टि के भाव के लिए। लेकिन दूसरे राष्ट्र में रहने वाले जो जन समूह है, क्या वो इस प्रकार का अपने क्षेत्र की सीमाओं का किया गया अतिक्रमण स्वीकार कर लेंगे? जब एक राष्ट्र राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर के दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, तो आप ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि दूसरा राष्ट्र और उसके जन समूह जिनको आपने कुछ समय के लिए उनकी सीमाओं का अतिक्रमण किया है वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे? तो राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देखें तो दुनिया के विभिन्न देशों को जो यूरोप के जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशों ने जो गुलाम बनाया वो था। लेकिन इसके अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करूं तो ये राष्ट्रवाद की भावना ही थी। उन लोगों में एक इस प्रकार के एक निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जब वो पश्चिम के विचारों से परिचित हुए, यूरोप में जो जिस तरह से प्रबोधन का काल चल रहा था, यूरोप में जिस प्रकार से पुनर्जागरण का दौर आया, उसमें जो नए नए चिंतक पैदा हुए और नए नए चिंतकों ने जो स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद जैसी संकल्पनाएं, आत्मनिर्णय के अधिकार की जब उन्होंने बात की, तो उपनिवेशी देशों में रहने वाले लोगों में भी उस तरह के विचारों का संचार हुआ। और जहां पर राष्ट्रवाद ने
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खड़ा किया, वहीं इस राष्ट्रवाद की भावना जब उपनिवेशी लोगों में फैली, उपनिवेशी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जब जागरूकता उनमें आई, उनमें पश्चिम के विचारों से, पश्चिम के जीवन मूल्यों से उनका परिचय हुआ और उनको लगा कि उनके देश की जनता को, उनके देश के संसाधनों को अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए किस प्रकार से कुर्बान और बलिदान किया जा रहा है, तो उन लोगों में भी इस प्रकार का भाव हुआ कि हमें भी राजनीतिक स्वाधीनता मिलनी चाहिए, हमें भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी अपना शासन करने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो ये थे राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव जिन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को ध्वस्त किया। और दुनिया के नक्शे पर आज बहुत सारे देश हैं, वो एक स्वतंत्र देश के रूप में आज हमारे सामने हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में आज हमारे सामने हैं। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं का सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर के, कुछ राष्ट्रों की सीमाओं को लेकर के आज भी विवाद जारी है, लेकिन मोटे तौर पर आज दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो पुराना दौर था, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था, वो समाप्त हो गया है। हम कह सकते हैं कि आर्थिक साम्राज्यवाद और आर्थिक उपनिवेशवाद की एक नई प्रणाली आज विश्व पटल पर शुरू हो चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक आर्थिक उपनिवेशवाद का दौर एक नए प्रकार से शुरू हो चुका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में। लेकिन ये आज हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। आज हम समझने जा रहे हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद। शायद मैं समझता हूं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर हमारी जो तस्वीर है, वो विजन है, वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं एक बार फिर से कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद है, अगर हम उसकी सैद्धांतिक परिभाषा के तौर पर देखें तो सैद्धांतिक तौर पर तो आज हमें, अगर मैं सैद्धांतिक तौर पर दी गई परिभाषा की बात करूं तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसी कोई भी मानक है, उसके आधार पर हम किसी को भी राष्ट्र नहीं कह सकते। लेकिन व्यवहारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर राष्ट्र है और राष्ट्रवाद की भावना भी है। इस राष्ट्र और राष्ट्रवाद ने जब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खड़ा किया, वहीं इसने नव स्वाधीन देशों को जन्म भी दिया। तो राष्ट्रवाद ने अपने सकारात्मक प्रभाव भी दिखाए, अपने नकारात्मक प्रभाव भी दिखाए। और राष्ट्रवाद अगर अपने सकारात्मक प्रभाव में है तो ये विश्व मानवता और कल्याण के लिए है, लेकिन जब राष्ट्रवाद विकृत राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता है तो ये पूरी मानवता का शत्रु बन जाता है। ये जिस देश में जन समूह रह रहा है, उस जन समूह के अल्पसंख्यकों के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। और इसी का परिणाम था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान का विभाजन 1971 में हुआ, क्योंकि बंगाली मुसलमानों पर जो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए गए, क्योंकि बांग्ला अपने आप में एक अलग राष्ट्रीय समूह था। पूर्वी बंगाल के जो लोग थे, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो जब उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की अनदेखी की गई तो पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। तो दुनिया के नक्शों पर यूगोस्लाविया में इसी प्रकार राष्ट्रवाद की चरम भावना थी। यूगोस्लाविया का विभिन्न नेशंस में विभाजन हुआ, सोवियत संघ के एक विशाल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो राष्ट्रवाद को और राष्ट्रीय निष्ठा को कभी भी हम दबा नहीं सकते। राष्ट्रवाद को हम, अगर राष्ट्रवाद की भावना का सम्मान करें, जो राष्ट्रीय समूह उसके अंदर रह रहे हैं, उनको अगर हम एक सद्भावनापूर्ण तरीके से उस तरह की परिस्थितियां पैदा करें तो वो राष्ट्र एक लंबे समय तक विद्यमान भी रहते हैं। उस राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता। भारत की विश्व पटल पर इस बात के लिए प्रशंसा की जाती है कि भारत का जो लोकतंत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी विविधतापूर्ण है, इतना विविध जातीय समूह इसमें निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। छोटे मोटे तनाव हर राष्ट्र में पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो विविधता में जो एकता का जो मूल भाव है, उसके लिए पूरे विश्व में भारत के इस लोकतंत्र की है वो प्रशंसा की जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद है हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि देशों का विभाजन होता है, देशों का पतन होता है, राष्ट्रीयता हमेशा विद्यमान रहती है, राष्ट्रवाद हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन राष्ट्रवाद जब विकृत राष्ट्रवाद की ओर बढ़ जाता है तो विभाजनकारी, विखंडनकारी और अराजकतावादी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो ये तो हमारा रहा राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संक्षिप्त परिचय के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का तात्पर्य आखिरकार क्या था। अब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, इसका तात्पर्य आखिरकार क्या था। देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का अगर हम मोटे तौर पर तात्पर्य समझे और भारतीय इतिहास के संदर्भ की बात करें तो अंग्रेजी शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन की प्रशासकीय, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की जो नीति अपनाई गई, जिसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण कर दिया गया।
तो कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने अपनी सदास्यता का परिचय दिया कि वो भारत के लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं और वो भारत में विभिन्न प्रकार की जो सभ्यतागत विचार है उनको फैलाएंगे, भारत के लोगों को प्रगतिशील बनाएंगे, भारत के लोगों में आधुनिक विचारों का वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो कुछ समय तक के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार से भारतीय जन समुदाय है उसमें को अपने इस झूठे कारणों को देकर के उन पर अपना शासन किया। लेकिन जैसे ही भारत के कुछ समूहों में पश्चिम के विचार, पश्चिम के जीवन मूल्यों से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जब उनका परिचय हुआ तो उन लोगों को लगा कि कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन सिर्फ इस उद्देश्य किया क्योंकि उनको ब्रिटेन के जो कुछ प्रशासक थे जो समय समय पर उदारवादी विचारों की बात कर रहे थे और पश्चिम के यूरोपीय देशों में जिस प्रकार से आधुनिक प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो भारत के उस समय के कुछ अच्छे बुद्धिजीवी समाज सुधारक थे जो विचारकों को ये लगता था कि भारत में अंग्रेजी शासन का कुछ समय के लिए बने रहना आवश्यक है ताकि भारत के लोगों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विसंगति और विकार पैदा हो गए हैं, जिसमें जिस प्रकार से जातीय विभाजन की स्थिति है, जातीय विखंडन की स्थिति है और भारत के लोग पश्चिम के ज्ञान से कटे हुए हैं, अगर अंग्रेजों के संपर्क में कुछ समय तक रहेंगे तो भारत के लोगों में भी पश्चिम के जीवन मूल्यों के आधार पर उसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति और उसी प्रकार से तकनीकी जैसे कि और वैज्ञानिक विचारों का इनमें समावेश हो सकेगा, ऐसी भारतीय लोगों की आकांक्षा थी। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश शासन ने सिर्फ भारत में जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, सैन्य या पुलिस ढांचे में जो भी नवाचार के रूप में कुछ कदमों का दिखावा किया, उन सब कदमों का एक ही उद्देश्य था कि भारत के आर्थिक संसाधनों को जब तक निचोड़ा जाए तब तक कि भारत पूरी तरह से दरिद्र और अकाल नहीं बन जाए। भारत में ब्रिटिश हुकूमत चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रही हो या ब्रिटिश ताज के दौरान रही हो, उस ब्रिटिश हुकूमत का भारत के संदर्भ में एक ही उद्देश्य था कि भारत के आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगा देना। तो इन सब कारणों के चलते भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग को लेकर के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, प्रगतिशील भारतीय वर्ग के द्वारा अपने आत्मनिर्णय के अधिकार की जो मांग की गई, कुछ स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के पश्चिम के विचारों से प्रेरित होकर के उसी प्रकार के विचारों को भारतीय परिस्थितियों में जो लागू करने की मांग की गई और उसे ही हम कहते हैं कि भारत में, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय को अगर हम कुछ शब्दों और कुछ पंक्तियों में बांधना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों की मांग, ब्रिटिश शासन से अपना शासन करने के अधिकारों की मांग, ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की मांग, भारतीयों को स्वशासन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन में सहभागिता करने की मांग, इससे संबंधित भारतीयों ने जो अपने अधिकारों की मांग की, उसे ही हम कहते हैं कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसी प्रकार से हम इसे अगर दूसरी पंक्ति के रूप में समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणामों पर कुछ भारतीय वर्गों के बीच में जो एकात्मक समझ विकसित हुई थी, उसे भी हम कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवादों के परिणाम पर एकात्मक समझ, इसका तात्पर्य यह है कि अलग अलग भू क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय, अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग हितों से संबंधित समूह, उन सब की एक ही कुछ समय के बाद में एक ही कॉमन प्रॉब्लम उभर करके आई कि वो सभी आर्थिक रूप से बदहाल हो गए। आर्थिक जो भारत की जो परंपरागत ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है वो छिन्न भिन्न कर दी गई। दस्तकार और शिल्पकार बर्बाद हो गए। परंपरागत जो भूस्वामी वर्ग था उसकी हालत भी बेहाल हो गई। तो भारत में चाहे शिक्षित वर्ग को जब उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ब्रिटिश प्रशासन में सहभागिता नहीं मिली, ब्रिटिश प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ अंग्रेजों को ही नियुक्त किया गया, तो भारत का प्रत्येक वर्ग को ये लगने लगा कुछ समय के बाद कि उनकी आर्थिक बदहाली, उनकी आर्थिक जो गरीबी और भारत की अर्थव्यवस्था जो ये हालत हो गई है और विभिन्न प्रकार के अकालों में जो लाखों की करोड़ों की संख्या में जो लोग मारे जा रहे हैं, उन सब के पीछे एक ही कॉमन कारण है और वो है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणामों पर जो जन समुदाय भारत में पीड़ित था ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण, उनकी सिर्फ एक समझ विकसित हो गई थी कि हमारा
आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक ही साझा शत्रु है, और वो है भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियां। तो इसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं सदी के तीसरे दशक से धीमे स्वर में पहली बार भारतीय लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करना प्रारंभ किया, और राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों से हम इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। जब राजा राममोहन राय ने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगा दी गई थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स के द्वारा, तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों को पत्राचार लिखे। उन्होंने जमींदारों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसने किसानों की स्थिति को बदहाल कर दिया था, उसके खिलाफ सबसे पहली बार आवाज उठाई वो 1830 ईस्वी के दशक में उठाई गई, वो राजा राममोहन राय थे। तो भारत में राजनीतिक जागरण का अग्रणेता, भारत में राजनीतिक जागरण का जो पुरोधा भी कहा जाता है, वो राजा राममोहन राय को माना जाता है। लेकिन 1830 के दशक से भारत में राष्ट्रवाद के आधुनिक स्वरूप के धीमे स्वरों में शुरुआत हो जाती है, और 1870 के दशक से यह प्रभावी रूप से हमारे सामने है वो प्रकट होता है। अर्थात भारत के एक बहुत बड़ा समूह शिक्षित वर्ग, प्रगतिशील वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का इस कदर संचार हो जाता है कि वो एक एक करके ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को भारतीय जन समुदाय के रूप में आलोचनात्मक तरीके से रखने लगी, और उन्होंने भारतीय जन समुदाय के बीच में लगातार पत्र पत्रिकाओं, साहित्य लेखन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं के स्थापना के माध्यम से भारतीय जन समुदाय में इस प्रकार का राजनीतिक जागरण किया, इस प्रकार से अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, और ये कहा कि सिर्फ हमारा एक ही साझा शत्रु है, और वो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, भारत में ब्रिटिश शासन। इसलिए हमें सभी जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय मतभेदों को बुलाकर एक साझे राष्ट्रीय हितों के लिए अपने को एक होना होगा। तो एक साझा राष्ट्रीय हित राष्ट्र था। उनको लगता था कि जब ऊपर जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर पाकिस्तान से लेकर के असम के इलाके तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों से त्रस्त था, हर वर्ग है वो परेशान था। तो उन लोगों में एक निश्चित भू क्षेत्र में एक राष्ट्रीयता की भावना का एहसास भी हुआ, और उस राष्ट्र के एक साझे शत्रु के प्रति एक उनकी जो एक समझ है वो विकसित हुई, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हमें इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नैतिकता का जो चरित्र है, नैतिकता का जो चेहरा ये जो ओढ़े हुए हैं, इसके पीछे इनका एक दोगला व्यवहार है, इनके पीछे भारत के संसाधनों को दोहन करके ये इंग्लैंड ले जा रहे हैं, और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए उनको समर्पित कर दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था कंगाल हो गई है। तो भारत के लोगों में भी इस प्रकार का राजनीतिक जागरण का काम किया गया। ये था भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्र के लिए कुछ करना है। इस भारतीय उपमहाद्वीप का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करवाना है। लेकिन इसके लिए हमें प्लानिंग से बना करके पहले लोगों में उस प्रकार का संदेश है उसका बीजारोपण करना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि हम अगर जातीय मतभेदों को नहीं बुलाएंगे, अगर हम धार्मिक मतभेदों को नहीं बुलाएंगे, अगर हम क्षेत्रीय मतभेदों को नहीं बुलाएंगे, तो हमारी यही हालत आज के बाद में और भी बद से बदतर हो जाएगी। तो यह था भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का तात्पर्य। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जब भी हम सिंपली बात करें, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर होनी चाहिए कि ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों की मांग जो भारतीयों के द्वारा की गई, वो थी भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणामों पर भारतीयों की एक साझा समझ, एक साझा दृष्टि, एक साझा परिणाम, एक साझा सोच, एक साझा विचार, ये थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का तात्पर्य है। 19वीं सदी के तीसरे दशक से धीमे स्वर में इसकी शुरुआत होती है, और 1870 ईस्वी के दशक से प्रभावी रूप से यह जन्म ले लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। वैसे तो हम अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हर राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित प्रत्येक कारण को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद के उदय इन कारणों के चलते कैसे हुआ, उसको हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास है वो कर रहे हैं, वो भी एक साथ। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रवाद का उदय का तात्पर्य आपको समझ ही आ गया होगा कि किसी एक साझा समझ, एक साझा विचार, या एक कोई साझा आपकी एक प्रॉब्लम है जो पूरे देश की एक हो,
आपकी किसी वर्ग, जाति या क्षेत्र की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की एक कॉमन प्रॉब्लम हो। उस कॉमन प्रॉब्लम के खिलाफ आपको उस भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एकजुट करना है। उन लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हमारी जो ये कॉमन प्रॉब्लम है उसका कोई एक जिम्मेदार कारक है, और वो जिम्मेदार कारक था ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे भारतीयों को एकजुट करना और ब्रिटिशवादी शासन को भारत से समाप्त करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी जाए कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से ज्यादा राजनीतिक अधिकारों की मांग की जाए, भारतीयों का सेवाओं में प्रवेश हो, भारतीय उद्योगों को भी संरक्षण मिले, भारत की अर्थव्यवस्थाओं को और भारत के संसाधनों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो इस प्रकार की समझ को लेकर के भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय के अगर हम कारणों की बात करें तो राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे पहला जो कारण था वो था विदेशी अधीनता के परिणाम। भारत चूंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन आ चुका था, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया गया था। अर्थात भारत के जितने भी संसाधन थे, आर्थिक संसाधनों का, चाहे तैयार माल का हो या कारीगरों के हुनर का हो या कच्चे माल का हो, उनको ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगाया जाना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल है वो किया जाना था। ये विदेशी अधीनता के परिणाम के कारण से भारत के लोगों में बाद में एक साझा समझ विकसित हुई कि हम लोग सिर्फ वर्ग और जाति और धर्म और क्षेत्र के मतभेदों के आधार पर आपस में बटे हुए हैं, लेकिन हमारी इसी कमजोरी का, हमारी इसी विभाजनकारी प्रवृत्ति का फायदा एक विदेशी सत्ता ने उठाया है। आज हमारी स्थिति यह हो गई है क्योंकि उन्होंने हमारी इसी मतभेदों का, हमारी इस विभाजनकारी प्रवृत्ति का फायदा उठा करके आज हमें इतना दरिद्र बना दिया है, इतना बेबस बना दिया है, लाचार बना दिया है कि देखते देखते हमारे सामने लाखों की संख्या में हमारे भाई और बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े सब मारे जा रहे हैं। तो विदेशी अधीनता के परिणाम के कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो विदेशी अधीनता के परिणाम की अगर हम बात करें तो भारतीय हितों और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास था। अर्थात उपनिवेशवादी लोग कभी नहीं चाहते थे कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। भारत के दस्तकार और शिल्पकार फले फूले, भारत में खेती है उसमें समृद्धि आए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत के आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगाना। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों के लिए रूपांतरण किया गया और भारत की अर्थव्यवस्था को मैं कहूं दूसरे शब्दों में तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। तो यह था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। अगर राष्ट्रवाद के उदय के एक दूसरे कारण की भी बात करूं तो देश का राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण किया। अब यहां पर देखिए कि देश का राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। अंग्रेजों ने देश का राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण तो अपने उद्देश्यों के लिए किया था। उनका उद्देश्य यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था को पर इस प्रकार से एकीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, एकीकृत कानून और न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि भारत के आर्थिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन है वो किया जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो देश का लेकिन जाने अनजाने में इस राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण की जो ये व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की थी, भारत के आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिए स्थापित की थी, भारत में ब्रिटिश हुकूमत को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने के लिए की थी, लेकिन इसने अनजाने में और ब्रिटिश प्रशासन का भारत में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, उसके बावजूद भी इस राजनीतिक एकीकरण ने, इस प्रशासकीय एकीकरण ने और इस आर्थिक एकीकरण ने भारत के लोगों को एक साथ आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें एक साझा समझ विकसित हुई। इसे हम यह समझ सकते हैं कि जब रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे के विकास के कारण से भारत के दूर दराज के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, लोगों में आपसी विचारों का आदान प्रदान हुआ और वो अपनी साझा समस्याओं पर चर्चा करने लगे। जब बंगाल का जब व्यक्ति बैठ करके दिल्ली तक ट्रेन में जाता या दिल्ली का व्यक्ति बैठ करके बम्बई आता तो उन लोगों के बीच में जब वार्ता होती और उनको अपनी क्षेत्रों की समस्याओं पर जब वो बात करते तो दिल्ली का व्यक्ति भी वही हालत बयां करता अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जो बंगाल का व्यक्ति करता, और बंगाल का व्यक्ति भी वही हालत बयां करता जो बंबई का व्यक्ति करता। तो रेलवे के माध्यम से भले ही ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सामान को दूर दराज के क्षेत्रों में खपाने के लिए, कच्चे माल को संग्रहित करके लंदन में भेजने के लिए रेलवे का विकास किया, लेकिन इस रेलवे ने जाने अनजाने में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक साथ मिलने जुलने का एक मौका, एक अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार से डाक और तार का विकास हुआ और डाक और तार ने भी लोगों को विचारों के स्तर पर एक दूसरे के साथ
एक जोड़ने का काम किया, एकीकरण का कार्य किया। इसी प्रकार से दक्ष न्यायिक और प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया। दक्ष न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे में ब्रिटिश शासन के 2 स्तंभ थे, जिसमें कहा गया विधि का शासन लागू किया जाएगा, यानी रूल ऑफ लॉ, और विधि के समक्षमता, यानी किसी भी भारतीय के साथ जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी जाति, धर्म और वर्ग का भेदभाव किए बिना उन लोगों के साथ समान ट्रीट किया जाएगा। तो इस व्यवस्था ने भी जाने अनजाने में भारत के लोगों में एकता स्थापित करने का काम किया। कानून के शासन और विभिन्न संहिताओं ने भी लोगों में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां और जो विसंगतियों के कारण से उनमें जो विभाजनकारी प्रवृत्ति है वो विद्यमान थी, लेकिन अंग्रेजों ने तो अपने हित के लिए इन संहिताओं का निर्माण किया था। उनका उद्देश्य यही था कि भारत के आर्थिक संसाधनों का इस एकीकरण की व्यवस्था के माध्यम से ज्यादा दोहन किया जाएगा। लेकिन चाहे वो रेल की बात हो, चाहे राजनीतिक एकीकरण की बात हो, चाहे प्रशासनिक एकीकरण की बात हो, या विभिन्न इलाकों में जो आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिए जो एकीकृत नीतियां अपनाई गई, उन्होंने जाने अनजाने में भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और एकता के सूत्र में बंधना ही राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की वो अनिवार्य शर्त है। जब लोगों को यह लगने लगा कि हर क्षेत्र के साथ एक ही प्रकार की समस्या है, हर क्षेत्र के लोगों को अकाल के समय समान समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो सभी लोगों को एक साझा तौर पर प्रभावित कर रही है। और उन लोगों में जब ये समझ विकसित हुई तो उस कारक को उन्होंने ढूंढ निकाला, और वो कारक था, वो मर्म था, उनके सब दुखों के पीछे जो कारण विद्यमान था वो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शोषणकारी नीतियां, भारत की अर्थव्यवस्था और इसके संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दोहन, भारत के संसाधनों का ब्रिटेन में निष्कासन, वो एक साझा कारण था, जिसके कारण से भारत के लोगों को यह एहसास हुआ कि हमें जातीय और वर्गीय मतभेदों को बुला करके एक राष्ट्र के रूप में सोचने की आवश्यकता है। भारत में इस ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की आवश्यकता है। हमें अपने शासन करने के अधिकार को हासिल करने की आवश्यकता है। तो देश का राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण ने भी राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने, राष्ट्रवाद की भावना पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और यह भी राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण है, वो साबित हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरा कारण, पश्चिमी विचार, चिंतन और शिक्षा। भारतीयों में आधुनिक, बुद्धि संगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। पश्चिम के विचार, चिंतन और शिक्षा पद्धति को जब भारत के लोगों में वो उस प्रकार की चिंतन पद्धति को और शिक्षा पद्धति को लागू करने का प्रयास किया। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से संबंधित नीतियों की हमने बात की। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, अंग्रेजी शिक्षा की नीति, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के लोग हैं पश्चिम के उन्नत जीवन मूल्यों से परिचित हो, पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव से उनका परिचय हो, पश्चिम के राष्ट्र और राष्ट्रवाद की विचारधारा से उनका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो। बल्कि मैकाले की शिक्षा नीति का तो और अंग्रेजों का तो ये उद्देश्य था कि इस अंग्रेजी शिक्षा नीति के माध्यम से हम निम्न स्तर के प्रशासकीय पदों पर भारतीयों को तैयार कर सकेंगे, और ये एक ऐसा वर्ग होगा जो रूप रंग से भारतीय होगा, लेकिन बुद्धि, विचार से और समर्थन की दृष्टि से वो हमेशा ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करेगा। लेकिन विचारों की एक सीमा होती है। जब इस शिक्षित मध्यम वर्गीय भारतीय वर्ग के पास से जब पश्चिम के विचार, पश्चिम के साहित्य से उनका परिचय हुआ, तो लोगों के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि जो विचार है उसको किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, पश्चिम के उन्नत विचार उनको पढ़ने को मिले। पश्चिम में जो तेज गति से जो प्रगति हो रही थी, पश्चिम के राष्ट्रों की जो आर्थिक समृद्धि हो रही थी, पश्चिम के राष्ट्र अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए जो प्रयास कर रहे थे, जब भारत के जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने पश्चिम के महत्वपूर्ण विचार को, दार्शनिकों का जो साहित्य पढ़ा, उनके चिंतन से वो परिचित हुए, तो उन लोगों ने अपने स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत का ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन भारतीय लोगों ने जब पश्चिम के साहित्य को पढ़ा, पश्चिम के विचारों से वो परिचित हुए, पश्चिम की राजनीतिक प्रणालियों का उन्होंने अध्ययन किया, तो आज उस पश्चिम की राजनीतिक प्रणालियों की जब तुलना उन्होंने भारत की राजनीतिक प्रणालियों से की, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि हम आज जो इस अवस्था में पहुंचा दिए गए हैं, और ब्रिटिश हुकूमत ने जो हमारे देश में शासन करने के लिए जो बड़े बड़े दावे किए हैं, हकीकत में ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ भारत के आर्थिक संसाधनों का अंतिम सीमा तक दोहन करना चाहती है। उसने भारत को इतना दरिद्र और अकाल बना दिया गया है, लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, प्रशासन के सभी पदों से भारतीयों को अलग रखा जा रहा है। तो इस प्रकार का चिंतनशील एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक बुद्धि संगत अप्रोच है, वो शिक्षित भारतीय वर्ग में पैदा हुई, और उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सोचना प्रारंभ किया, और राष्ट्र के लिए सोचते सोचते उनमें राष्ट्रवादी की भावना है वो तेज गति से पल्लवित, पुष्पित और विकसित हुई। इसके अलावा यूरोपीय देशों के समसामयिक राष्ट्रीय आंदोलनों का उन्होंने अध्ययन किया।
उसकी उन राष्ट्रीय आंदोलनों में कुछ अच्छी बात थी, उसकी प्रशंसा की। और वहाँ के जो राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारों से ये शिक्षित भारतीय वर्ग है वो बड़ा प्रेरित हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ, और उन्होंने भी भारत में राष्ट्रवादी विचारों का धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। मैं बात कर रहा था जिन पश्चिम के विचारकों की, जिन चिंतकों की, जिनको भारतीय लोगों ने अपने एक राजनीतिक आदर्श के रूप में अपनाया, वो थे रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल और दूसरे पाश्चात्य विचारक उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बने। उन्होंने मेजेनी से प्रेरणा ली, उन्होंने गैरीबाल्डी से प्रेरणा ली कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए किस प्रकार से जिया जाए। तो इन सब जब पश्चिम के विचार, चिंतन और शिक्षा ने अंग्रेजी हुकूमत का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन भारतीय लोगों में जब पश्चिम के विचार, चिंतन और शिक्षा से उनका परिचय हुआ तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पश्चिम के विचार, चिंतन और शिक्षा को इस्तेमाल किया। भारत के लोगों को एक साझा शत्रु के खिलाफ लामबंद करने का कार्य किया, और यही थी वो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को जो अलग अलग इलाकों में जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि अंग्रेजी एक संपर्क भाषा बन गई थी, और शिक्षित भारतीयों को अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच में एकता के सूत्र में बांधने का काम भी किया। तो पश्चिम के विचार, चिंतन और शिक्षा ने अलग अलग इलाकों में फैले हुए शिक्षित भारतीयों के बीच में एकता स्थापित की, विचार के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेस, समाचार पत्र और साहित्य की भी क्या राष्ट्रवाद के उदय और विकास में कोई भूमिका रही क्या। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेस, समाचार पत्रों और साहित्य की भी राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने भी जो शिक्षित भारतीय वर्ग था और बुद्धिजीवी वर्ग था, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू की थी उसमें शुरुआत में यह सिद्धांत अपनाया गया था कि वो केवल भारतीयों के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करेंगे, और उन्होंने शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको अपनाया था, उसे कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं प्रेस, समाचार पत्रों और साहित्य की भूमिका पर, कि राष्ट्रवाद के उदय और विकास में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आधुनिक भारत में, या जिसे कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, ब्रिटिश हुकूमत और प्रशासकों की ये नीति थी कि एक छोटे से वर्ग को शिक्षा दे दी जाए, और छोटे से वर्ग के द्वारा ये शिक्षा है वो जनसाधारण तक पहुंच दी जाएगी। क्योंकि आज पश्चिम की जो भी शिक्षा है, पश्चिम के साहित्य से जो परिचय करवाना चाहते हैं, या पश्चिम के जो भी अच्छे विचारों को, वो तथाकथित अच्छे विचार जो कह रहे थे, उनको लगा कि छोटे से भारतीय वर्ग को हम शिक्षित कर देते हैं अंग्रेजी शिक्षा में, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित करने से हमारे प्रशासकीय और राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति इससे हो जाएगी। और ये भारत का जो ये वर्ग है जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जन समुदाय को शिक्षित करे। तो शिक्षा में इस प्रकार का जो सिद्धांत अपनाया गया, उस सिद्धांत को कहा गया अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अर्थात शिक्षा ऊपर से चढ़ करके निचले स्तर पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो ये शिक्षित भारतीय वर्ग है, जब ये पश्चिम के विचार, पश्चिम के चिंतन और पश्चिम के प्रगतिशील जीवन मूल्यों से जब उनका परिचय हुआ, तो उनको लगा कि भारत में जो उपनिवेशी शासन है उसने भारत के लोगों को एक झूठी नैतिकता, एक झूठी कल्याण और भलाई का मार्ग दिखा करके भारत के लोगों पर शासन किया है, भारत के आर्थिक संसाधनों को ब्रिटेन के लिए कुर्बान कर दिया। तो इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के जो नैतिकता के खोखले दावे को लोगों के बीच में उजागर करने के लिए ये जरूरी था कि वो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, प्रेस या स्थानीय भाषा में कोई काव्य रचनाएं लिखें, या किसी साहित्य के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की भाषाओं में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में क्या किया और पश्चिम के देशों में किस प्रकार के राष्ट्र और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य किए जा रहे हैं, पश्चिम के देशों में किस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचार है वो पल्लवित, पुष्पित हो रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर लोगों की भाषाओं में इन विचारों को फैलाने के लिए प्रेस और समाचार पत्र शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा वो निकाले गए। और प्रेस और समाचार पत्रों ने बहुत सारे जो जन समुदाय के बीच में, क्योंकि हर जो जन समुदाय तक अंग्रेजी शिक्षा की पहुंच नहीं थी, लेकिन जो थोड़े से जो वर्ग थे जो जिनको शिक्षित किया गया था, जो वकील है, डॉक्टर है, बुद्धिजीवी, जो पत्रकार है, शिक्षक वर्ग है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रेस, समाचार पत्र और साहित्य के माध्यम से लोगों तक एक आधुनिक प्रगतिशील विचार है उनको पहुंचाया। और उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो शोषणकारी आर्थिक नीति है और उनके प्रत्येक पहलू पर स्थानीय स्तर के जो समाचार पत्र निकाले, स्थानीय स्तर की भाषाओं में जो समाचार पत्रों का संपादन किया है, जो साहित्य निकाले, उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। और उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ब्रिटिश शासन ही हमारी सभी दरिद्रता के पीछे का कारण है, हमारी अर्थव्यवस्था जो बदहाल हो गई है, जो बेहाल हो गई है, वो इसी ब्रिटिश हुकूमत के कारण है।
तो आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विचारों का प्रचार प्रसार है इन्हीं प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से किया, और इसने लोगों के बीच में एक अखिल भारतीय चेतना जगाने का काम किया। लोगों में स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण जैसे विचारों को इन्होंने फैलाया। इन्होंने लोगों को यह बताया कि ब्रिटेन है, और उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के दस्तकारों, शिल्पकारों को उनके काम करने से रोका है या उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं। जबकि पश्चिम के देशों में तेज गति से एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत चला करके भारत में उस तरह के आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसका उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई करना नहीं है, भारत के लोगों को स्वशासन का अधिकार देना नहीं है, भारत के आर्थिक संसाधनों को सिर्फ ब्रिटेन के हितों के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार की एक साझा समझ है वो विकसित की कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद हमारे लिए किसी भी प्रकार से भलाई का कोई कारण नहीं है या हमारे भले के लिए वो काम करेगा, ऐसा सोचना है वो बेकार है। ऐसा उन्होंने जन समुदाय तक अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा इस समय कुछ राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के लेखक भी उभरे, जिन्होंने उपन्यास, निबंध और काव्यों के माध्यम से लोगों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने का काम किया। अगर मैं कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी लेखकों की बात करूं तो उनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, असमी में लक्ष्मीनाथ बेजू-बरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उर्दू में अल्ताफ हुसैन अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना और लोगों में राष्ट्रीय एकता के भाव को जगाने का काम है वो किया। अब इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में एक और चीज थी, वो थी भारत के अतीत का पुनः अध्ययन है वो प्रारंभ किया गया, कि जो पश्चिम के विचार, पश्चिम के चिंतन और पश्चिम के शिक्षा प्राप्त जो बुद्धिजीवी और प्रगतिशील वर्ग था, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति को हमेशा जो ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा एक ही चुनौती दी जाती थी, और भारत के जन समुदाय में ये अवधारणा प्रचारित प्रसारित की गई थी कि भारत के लोग पहले से ही निरंकुश शासन में रहने के अधीन रहे हैं और भारत के लोगों को स्वशासन का कोई अनुभव नहीं है और भारत के लोग अपना शासन है स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत उनकी भलाई के लिए उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए इन पर शासन कर रही है। तो ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य सिर्फ भारतीय लोगों की भलाई करना है, भारतीय लोगों में सभ्यता के विचारों का प्रचार प्रसार करना है। तो सबसे पहले भारत के जो शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है उसको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा इस प्रकार का जो विचार प्रसारित किया गया था कि भारत के लोग स्वशासन के योग्य नहीं है, भारत का कोई एक उन्नत इतिहास नहीं है, उन्नत धरोहर नहीं है, या भारत में पहले से ऐसी कोई स्वशासन की परंपरा नहीं है। तो उन लोगों की सबसे पहले ये शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात का जवाब देना था कि भारत में भी एक स्वशासन की परंपरा रही है और भारत के लोगों ने भी अपने अच्छे प्रकार से अपना शासन संचालन किया है। तो इसके लिए अतीत का अध्ययन करने की प्रेरणा मिली, अतीत का अध्ययन किया गया। अतीत का अध्ययन का मतलब उन्होंने सम्राट अशोक का जो आदर्श है वो प्रस्तुत किया। इसके अलावा अकबर की नीतियों को उजागर किया, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कहा और उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में भी स्वशासन की परंपरा रही है और भारत के लोगों ने भी अपनी शासन व्यवस्था का बेहतरीन तरीके से संचालन किया है। तो भारतीयों में आत्मविश्वास, ऊर्जा का संचार करने के लिए अतीत के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया और उन्होंने अंग्रेजों के इस मत का खंडन किया कि भारत में स्वशासन की परंपरा नहीं है। उन्होंने जिसे प्रारंभिक भारत के इतिहास के संदर्भ में हर्षवर्धन, सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त जैसे शासकों का उल्लेख करके ये बताया कि भारत में भी अच्छे स्वशासन की परंपरा रही है और लोगों पर अच्छी तरह से शासन किया गया और वहाँ उन लोगों ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया है। तो लोगों में जो आत्मविश्वास है, जो ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश हुकूमत के व्याख्याकारों के द्वारा लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि भारत की कोई उन्नत सभ्यता संस्कृति नहीं है, भारत की कोई ऐसी परंपरा नहीं है, भारत में शासन करने की कोई प्रेरणा के लिए कोई स्रोत नहीं ढूंढा जा सकता। तो भारत के लोगों में उस कॉन्फिडेंस जो एक तरह से समाप्त हो गया था, उस कॉन्फिडेंस को फिर से रीजनरेट करने के लिए, उन लोगों में एक एनर्जी का सर्कुलेशन करने के लिए, अर्थात ऊर्जा का संचार करने के लिए अतीत के अध्ययन को फिर से बढ़ावा दिया गया। और अतीत के अध्ययन को इसलिए बढ़ावा दिया गया ताकि ब्रिटिश हुकूमत के इस मत का खंडन किया जा सके कि भारत के लोग स्वशासन के योग्य नहीं है। अतीत के अध्ययन के माध्यम से ये चीज साबित की गई कि भारत के लोग स्वशासन के लिए काबिल है, स्वशासन के लिए सक्षम है और उनकी अच्छा अपना शासन करने की एक लंबी परंपरा रही है। तो अतीत के अध्ययन के भारत के अतीत का पुनः अध्ययन भी राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुआ। इसके अलावा राष्ट्रवाद के उदय का एक और कारण है, उसका जिक्र किया जाता है, वो है अंग्रेजों का जातीय दंभ और प्रतिक्रियावादी नीतियां। अंग्रेज है वो भारतीय लोगों को अपने से निम्न नस्ल का मानते थे और जातीय दंभ के आधार पर ही भारत के लोगों के साथ है वो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां है उनका संचालन करते थे।
अर्थात अंग्रेजों के लिए अलग प्रकार के प्रशासनिक सुविधाएं थी, भारतीय लोगों के लिए अलग प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं। प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इसलिए अंग्रेजों को बिठाया जाता था क्योंकि उनको भारतीय लोगों की योग्यता और क्षमता पर विश्वास नहीं था, और भारतीय लोगों को वो ये मानते थे कि भारत के लोग स्वशासन के योग्य भी नहीं है, उनमें इतना कैलिबर भी नहीं है, इतना पोटेंशियल भी नहीं है, और भारत के लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। इसलिए इन लोगों पर शासन के संचालन का भार देना एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा। तो अंग्रेजों का एक जातीय दंभ था, और अंग्रेजों का ये जातीय दंभ जो सबसे पहले जो झलकता है वो था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में हम बाद में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 1880 से 1884 ईस्वी में भारत में जो एक अंग्रेजी वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने वो थोड़े उदार विचारों के थे और भारतीय लोगों को कुछ अधिकार देने के वो हिमायती थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रयास किया था कि भारत के जो न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते हैं निचले स्तर पर, वो कि ब्रिटिश जो अधिकारी या कर्मचारी या ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा अगर कोई अपराध कर दिया जाए तो भारतीय जज भी उनके मुकदमे की सुनवाई है वो कर सकते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया, वो क्योंकि उनको ये लगता था कि कोई भारतीय जज है वो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे फैसला दे सकता है। तो इनको लेकर के ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल नाम से एक न्यायिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेजों का जातीय दंभ इस कदर परवान पर था कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय जज है वो अंग्रेजों के खिलाफ आपराधिक और या न्यायिक मामलों की सुनवाई करे। इसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी लामबंदी हुई अंग्रेजों की, और बाद में लॉर्ड रिपन को इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो यही था इल्बर्ट बिल विवाद। इस बिल विवाद से भारतीयों को ये समझ में आ गया कि वो लोग क्योंकि बटे हुए हैं आपस में, क्षेत्रीय मतभेद उनके बहुत ज़्यादा हैं, धार्मिक मतभेद उनके बहुत ज़्यादा है, जातियों में उनके समाज का विभाजन है, जबकि अंग्रेज है अपने हितों के लिए एकजुट हो गए हैं। तो भारतीय लोगों को भी इस इल्बर्ट बिल विवाद ने, भले ही ये इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया हो, लेकिन इसने भारतीय लोगों को एक प्रेरणा दी कि अगर हम भी एकजुट होकर के अपने एक साझा शत्रु के खिलाफ एकजुट होकर के अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हम जिस राष्ट्र और राष्ट्रवादी की संकल्पना को लेकर के चले हैं, जिस आत्मनिर्णय के अधिकार की हम मांग कर रहे हैं, जिस प्रशासन के अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं, जिस जनतांत्रिक अधिकारों की हमारे द्वारा मांग की जा रही है, वो तभी पूरी हो सकती है जब हम एक राष्ट्र के रूप में एक हो जाएं, अपने आर्थिक, वर्गीय, जातीय और धार्मिक अंतर विरोधों को बुलाकर एक साझा शत्रु के खिलाफ एक साझा रणनीति के तहत हम काम करें। तो न्याय में असमानता थी, तो ये अंग्रेज शासकों का जातीय दंभ है वो दिखाता है। इसी प्रकार से कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियां भी अपनाई गई। प्रतिक्रियावादी नीतियां का मतलब, सबसे ज्यादा जो प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई गई वो थी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वो थे जो 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड लिटन प्रतिक्रियावादी नीतियों का मतलब, भारतीय तो पहले से ही परेशान थे अंग्रेजी हुकूमत से, उनकी नीतियों से। लगातार वो अंग्रेजों से अब मांग कर रहे थे कि उनको भी प्रशासनिक सेवाओं में शामिल किया जाए, उनके साथ भी समानता के आधार पर बर्ताव किया जाए, महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जाए, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की जाए, भारत के आर्थिक संसाधनों का जो ब्रिटेन में दोहन किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। लेकिन इन बातों को न करके, इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अकाल में लाखों की संख्या में लोग मारे गए, अकाल में लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, और फिर आप दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगा रहे हैं, लोगों को चिढ़ाने के लिए आमोद प्रमोद पर पैसे खर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा जब कुछ लोग इसकी मांग करें समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उन समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर, ताकि लोग, ब्रिटिश हुकूमत जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, इसको रोकने के लिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए, जले पर नमक छिड़कने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए लॉर्ड लिटन। इसी प्रकार वो शस्त्र अधिनियम लाए। और लॉर्ड लिटन के समय में एक और काम किया गया कि जो सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु जो 21 साल थी उसको घटा करके 19 साल कर दिया गया। तो एक प्रकार से लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भी भारतीयों को चिढ़ाने का काम किया, भारतीयों को परेशान करने का काम किया। भारतीय लोग पहले से ही परेशान थे। तो लॉर्ड लिटन की इन प्रतिक्रियावादी नीतियों से भी भारत का जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको उन्होंने अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाल लिया कि हमें भी एक साझा राजनीतिक संगठन बना करके उस दिशा में एक प्रयास करना होगा, एक साझा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अपने स्थानीय, अपने व्यक्तिगत, अपने वर्गीय, अपने जातीय हितों को बुला करके एक राष्ट्र की अस्मिता के लिए हमें संघर्ष करना होगा। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम भारत के लोगों को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधे, एक राष्ट्रवाद की भावना से का भाव उनमें पैदा कर दे, और एक ऐसा कोई राजनीतिक संगठन है वो हमारे पास होना चाहिए जो कि साझा बिंदुओं के आधार पर, साझा प्रोग्राम के आधार पर
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, वो भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को लगातार आगे बढ़ाता रहे और अंग्रेजी हुकूमत से जो भारतीयों के जो वाजिब अधिकार है उनकी मांग के लिए संघर्ष करें। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को हम इन कारणों के संदर्भ में देख सकते हैं। अब इसके अलावा राष्ट्रवाद के उदय में यह भी कहा जाता है कि सुधार आंदोलनों का जो विकासात्मक स्वरूप, क्योंकि जो भी सुधार आंदोलन चाहे वो हमारे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए या बाद में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हो, उन सुधार आंदोलनों का भले ही स्वरूप है वो अपनी जाति और धर्म तक गिरा हो, लेकिन उनमें जो सुधारक जुड़े हुए थे उन लोगों का ये मानना था कि भारत में जो जातीय विभाजन है, जाति की जो कठोरता है, उसके कारण से भारतीय समाज है उसका राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं से कोई वास्ता नहीं रह गया है। तो इन सुधार आंदोलनों ने भी कुछ लोगों को तो जगाने का काम किया, भले ही वो पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव नहीं कर सके सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों में ये भावना पैदा की कि जब तक हम अपने इन दकियानुसी सामाजिक और सांस्कृतिक जो कुरीतियां हैं जिनको हमने अपनी परंपरा का नाम दे दिया है, जब तक हम इनको वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर संचालित नहीं करेंगे तब तक हमारे राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर ये अंग्रेजी हुकूमत है वो हावी रहेगी। तो सुधार आंदोलनों ने भी लोगों में एकता के भाव को पैदा करने का काम किया, लोगों को अपने राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान हो गया था और ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ही था जिसने ही राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम चलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन है उसकी स्थापना का कार्य भी किया। तो इस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान हुआ, इसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद के उदय है और उसका विकास है वो संभव हो पाया। इसके अलावा तत्कालिक विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भी राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित थी। उन्होंने भी भारत के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को, जो पश्चिम के विचार चिंतन और शिक्षा से प्रभावित वर्ग था, उनको ये प्रेरित किया कि वो भी अपने देश में इसी तरह का कार्य करें और इसी तरह के वो अपने साझा शत्रु के खिलाफ है सब लोगों को एक साथ जोड़ करके, सब लोगों को एक सूत्रबद्ध करके, सब लोगों में एक साझी समझ विकसित करके अपने साझा शत्रु के खिलाफ संघर्ष करें, अपने साझा शत्रु के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने साझा शत्रु से अपने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकारों की मांग करें। तो तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेश है, उनके जो उपनिवेश जो शासन था पुर्तगाल और स्पेन का दक्षिण अमेरिका में, उसकी जैसे ही समाप्ति हुई तो दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे स्वतंत्र देश हैं उनका आविर्भाव हुआ। तो इसके अलावा यूनान और इटली के स्वतंत्रता आंदोलन हो या आयरलैंड की घटनाओं ने भी भारत के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया कि वो भी भारत में इसी प्रकार से अपने राष्ट्रीय आंदोलन को और लोगों के बीच में राजनीतिक जागरण है, राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं को पैदा करने में कार्य करें और राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं के विकास के साथ एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन स्थापित करें जिसके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग की जा सके, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों की एक साझा समझ है वो विकसित की जा सके और लोगों में ये जो राष्ट्रीय जागरण है ये लोगों में इस प्रकार की राजनीतिक चेतना पैदा की जाए कि हमारी सारी समस्याओं की सिर्फ एक ही जड़ है, सिर्फ एक ही कारण है, वो है ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन। जब तक ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन यहाँ इस देश से समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की दशा में किसी भी प्रकार का कोई सुधार, कोई सुधार होने की या कोई विकास होने की संभावना या गुंजाइश नहीं है। तो राष्ट्रवाद के उदय के ये विभिन्न बहुत प्रकार के कारण हैं जिन्होंने भारत के लोगों में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय को संभव बनाया और राष्ट्रवाद के उदय के जैसे ही हो गया तो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा एक संगठन खड़ा होता है जिसने राष्ट्रवाद की विचारधारा को न केवल जन जन तक पहुंचाया, राष्ट्र के लिए लोगों को लिए न केवल एक सूत्रबद्ध किया अपितु उन्होंने निरंतर अलग अलग दौरों से, अलग अलग काल अवधि से गुजरते हुए एक लंबे समय की एक प्लानिंग बनाई, लंबे समय की एक रणनीति बनाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और जिसका अंतिम परिणाम 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। तो इस प्रकार भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब अगर हम बात कर लें कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से एग्जाम परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ पर अवधारणात्मक हो सकते हैं, संकल्पनात्मक हो सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर सटीक नहीं बैठता। तो संकल्पनात्मक और अवधारणात्मक प्रश्न है वो विभिन्न एग्जामों में अच्छे स्तर पर पूछे जाते रहे हैं या
हम कहें कि आरएस जैसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण में शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का क्या योगदान हो, या प्रेस और समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही हो। ये यूपीएससी की एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में भी ये प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।